तो इस चैप्टर्स में कुछ टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें आने चाहिए, वो क्या है? एक है सेल जंक्शन। बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आवाज़ धीरे है। सेल जंक्शन नाम से ही पता लग रहा है, दो सेल कहीं मिलते होंगे, उनके बीच वाला पॉइंट जहाँ वो टच होते होंगे, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेल जंक्शन। ठीक है, ये लगभग सभी एनिमल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शन ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, फंक्शन, मतलब कहने का मतलब एक सेल और दूसरा सेल दोनों टच होगा, और जिस पॉइंट पे टच होता है उसको बोला जाता है सेल का जंक्शन। ठीक है, दूसरा तीन टाइप के सेल जंक्शन हैं जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। पहला है टाइट जंक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, वो आपस में चिपके रहते हैं। तो ये हेल्प करता है, ताकि किस में हेल्प करेगा? ताकि सब्सटेंस को टिश्यूज़ में से हमारे जो सब्सटेंस है वो लीक ना हो जाए बाहर। तो लीकिंग को स्टॉप करने का एक तरह से काम होता है टाइट जंक्शन का। दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेर मतलब क्या होता है? चिपकना। तो एडहेरिंग जंक्शन मतलब क्या होता है? इसका काम होता है कि सेल और सेल दोनों को आपस में चिपकाए रखना, एडहेर करके रखना। तो इसलिए इसको बोला जाता है एडहेरिंग जंक्शन। और तीसरा है गैप जंक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, इसका काम क्या होता होगा? ताकि एक सेल दूसरे सेल में जो इंफॉर्मेशन या आयंस या कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करेगा, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो थोड़ा सा जो गैप होता है उस गैप को बोला जाता है गैप जंक्शन। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज सेल जंक्शन एंड टाइप ऑफ सेल जंक्शन, क्या चीज़ होती है। उसके बाद ध्यान से देखो, अगेन क्लास 9th वाला, टाइप ऑफ टिश्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद है नर्वस टिश्यू। और नाम से ही पता लग रहा है कहाँ कहाँ होता होगा। एपिथेलियल टिश्यू फ्री सरफेस पे होता है, हमारी पूरी बॉडी पे मिलेगा ये एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम है प्रोटेक्शन का, सीक्रीशन का, एक्सक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, और सेंसरी और रिप्रोडक्शन का। ठीक है, कनेक्टेड टिश्यू ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ऑर्गन और दूसरे टिश्यूज़ ये स्किन के नीचे जो है, थोड़ा सा काट के नीचे देखोगे तो नीचे कौन सा मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, बस वो लिक्विड है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ब्लड। ठीक है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद इसका काम क्या होता है? बाइंड करके रखने का, सपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट होता है। बचपन में क्या पढ़ते थे कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और वो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसी रूप में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। अब थोड़ा डीप में चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका नहीं है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने का। दूसरा तरीका है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। कार्बोनिक एसिड कहा जाता है H2CO3। तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, उसके रूप में भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे जो भी पार्ट्स हम मूव कर सकते हैं, यानी वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से जो भी हम पार्ट अपना बॉडी का मूव कर सकते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? मस्कुलर टिश्यू, या फिर मसल्स बॉडी के हर एक पार्ट में मिलेगा, हाथ में, पैर में, सर में, हर जगह। उसके बाद मूवमेंट एंड लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लांट है, मूव करेगा, कैसे करेगा? ऐसे ऐसे, इसको मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन अपनी जगह छोड़ के जो मूव करते हैं उसको लोकोमोशंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हम लिविंग बींग्स, लोकोमोशन होता है हम में, और प्लांट्स में क्या होता है? लोकोमोशन नहीं होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस जहाँ दिख गया, नर्वस कौन होता है? दिमाग से नर्वस, ब्रेन आ गया यहाँ पे। तो इसमें सेंट्रल, पेरिफेरल और हर ऑर्गन वहाँ प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू। इसका काम होता है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल का। एक सेल दूसरे सेल पे मैसेज पास ऑन करता है, फिर वो सेल नेक्स्ट सेल को मैसेज पास ऑन करता है, इस तरह से मैसेज पास होते जाता है। तो कुछ मैसेज जो पास होते हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं, और कुछ मैसेज ब्रेन तक जाते ही नहीं हैं। कुछ मैसेज हमारी पूरी बॉडी में क्या है? सेंसरी नर्व से। अगर गर्म कुकर है उसको टच करोगे तो वो कहाँ चले जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में मोटर नर्व्स है, वहाँ तक सिग्नल जाएगा। मोटर नर्व्स बोलेगा सेंसरी नर्व्स को, भाई कुकर गर्म है, हाथ हटा ले। तो ब्रेन का उसमें इस्तेमाल नहीं करते। तो उस ऐसे एक्शंस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन।
और ऐसा जो आर्क फोटो टाइप का कहीं बनाया होता है उसको बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और एक और तरीका है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अब सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमारे अंदर कौन कौन से टिश्यूज है? एक है एपिथेलियल, एक कनेक्टिव, एक मस्कुलर, एक न्यूरल और क्लास 9 चैप्टर टिश्यू 80% उसी चैप्टर का पार्ट है। तो इसीलिए ये इजीली समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे भूल जाते हैं 10th में जब घुसते हैं, फिर 11th में फिर से एक बार पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो जाता है। तो शेप के आधार पे इनका नाम दिया हुआ है, इसलिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है मैथ्स की। ठीक है, अगर उसका शेप स्क्वायर जैसा होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायमस एपिथेलियम। अगर उसका शेप क्यूबॉइड होगा तो उसका नाम हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर उसका कॉलम जैसा हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा कॉलमनार एपिथेलियम। और उसमें अगर सीलिया निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा, सीलिया होने का एडवांटेज ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके, तो उसको बोल दिया जाता है सीलिएटेड। अब ये सीलिएटेड कॉलमनार भी हो सकता है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल भी हो सकता है, सीलिएटेड स्क्वायमस भी हो सकता है, पर स्क्वायमस होता नहीं है सीलिएटेड, ज़्यादातर क्यूबॉइडल या कॉलमनार होता है सीलिएटेड। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पाया जाता है वो तुम्हें याद रखना पड़ता है। स्क्वायमस वाला जो होता है सिंगल थिन लेयर है, फ्लैटेंड। ये कहाँ मिलेगा? ब्लड वेसल्स में मिलेगा और हमारे लंग्स में जहाँ एयर सैक है वहाँ मिलेगा स्क्वायमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल वाला कहाँ मिलेगा? हमारे जो ग्लैंड्स है, जिसको बचपन में पढ़ते थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वहाँ मिलेगा। और ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन में मिलेगा। नेफ्रॉन मतलब किडनी, तो वहाँ पे पाया जाएगा कौन सा? क्यूबॉइडल। तो इसमें लर्न करना पड़ता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है कॉलमनार। कॉलमनार वाला तुम्हें कहाँ मिलेगा? स्टमक और इंटेस्टाइन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं तुम्हें 7th या 8th क्लास का याद दिला देता हूँ। एक क्वेश्चन आता था NCERT में कि विलाई, व्हाट इज़ विलाई, वेयर इट इज़ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। ये 3 चीज़ पूछ लेते थे। तो याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे से फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उसको कहा जाता है विलाई। और इसका काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा देता है तो फिर क्या होगा? जो भी हम खा रहे हैं उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये फंक्शन होता है विलाई का। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियम। उसके बाद बात करते हैं सीलिएटेड। तो सीलिएटेड वाला देखो बहुत जगह मिलेगा, स्पेशली लंग्स वाला जो जगह है वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में मिलेगा ये चीज़, और फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स में मिलेगा। फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट। वहाँ पे पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड। एक या एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स आपस में जब मिले होते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड। केमिस्ट्री में भी यही करते थे, when 2 and more substance combined in a fixed ratio is called as compound। बायो में क्या हो जाता है? जब एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स एक कहीं पे इकट्ठे हुए हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड्स। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। दूसरा, ये कवर करता है हमारा जो स्किन का ड्राई स्किन है, जहाँ जहाँ ड्राई स्किन होगा उसके ऊपर एक कवर की तरह काम करेगा। मॉइस्ट कैविटी फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वहाँ प्रेजेंट होगा, और पैंक्रियाटिक डक्ट में भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें 2 तरह के ग्लैंड होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर 11th में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये हार्मोन सिक्रीट करता है। फिर से एक बार बचपन की याद दिला देता हूँ, क्लास 10th की बातें। सबसे ऊपर कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। थोड़ा नीचे आ जाओगे तो गले में थायराइड ग्लैंड, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होता है। भाई बेटा, तो उसका काम क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना। और नीचे आ जाओ, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रीनालिन हार्मोन। एड्रीनालिन हार्मोन का काम क्या होता है? उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं या मूड एलिवेटर हार्मोन भी कहते हैं। बोलते हैं ना, आज पढ़ने का दिल कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, आज नींद आ रही है,
आज एक्टिव, हाँ आज अच्छा लग रहा है। उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी का? एड्रीनैलिन हार्मोन। या वो सिक्रीट कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, उसके बाद आ जाएगा पैंक्रियास। पैंक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन। और बड़ा कड़वा होता है, तो खा के देखोगे इंसुलिन हार्मोन बहुत ही कड़वा होगा। तो इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करना। कभी हम चीनी ज़्यादा खा लेते हैं तो बॉडी में, ब्लड में क्या होगा? शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब खुद हम फाड़ के खून निकाल के उसमें कुछ ऐड करके तो डाल नहीं सकते, तो फिर पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करने लग जाता है। अब इंसुलिन कड़वा है, शुगर था, दोनों मिलेगा, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और जब वो न्यूट्रल हो जाएगा तो अब पैंक्रियास को समझ में आ जाएगा कि बॉडी में अब मेरा इंसुलिन नॉर्मल हो गया है, तो वो पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देगा। इसको कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और ये जो होता है सिक्रीट करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है डायरेक्टली फ्लूइड जो होता है ग्लैंड, मतलब जो ग्लैंड है वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है, ठीक है। और ये डिफरेंस याद होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो ये सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस तुम खुद फील कर सकते हो, जब अपनी जीभ को टच करोगे अपने लेफ्ट राइट मुंह में, तो मुलायम मुलायम सा एक फीलिंग आएगा। मुलायम मुलायम सी एक लेयर है, वो म्यूकस की लेयर है। और वो लेयर वहाँ से हमारे पूरा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पूरा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ताकि हम जो भी फूड खा रहे हैं तो वो अटक अटक के ना जाए। अटक अटक के जाएगा तो पेट में छिल सकता है ना, रैशेस पड़ सकता है। इसलिए बोला जाता है कि खाली पेट मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बॉडी में अगर कोई फूड नहीं है तो वो मेडिसिन जाकर रिएक्ट कहाँ करेगा? स्टमक के वॉल्स पे करेगा, तो जिसके वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए ये म्यूकस की लेयर होती है। फिर एक सलाइवा, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। ये प्रोड्यूस, ये इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ये रिलीज करता है डक्ट के थ्रू करता है। और ये डक्ट और डक्टलेस का क्या मतलब होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस मतलब ये देखो, ये जैसे मेरा ग्लैंड है तो बीच में स्पेस दिख रहा होगा, तो मैं बोलूँगा ये डक्ट वाला ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो ऐसे होते हैं। मतलब बीच में जब कोई स्पेस नहीं है तो बोलते हैं हम इंग्लिश में डक्ट लेस ग्लैंड है, मतलब बिना डक्ट के ग्लैंड है। तो डक्ट, बिना डक्ट के कौन सा ग्लैंड होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिनमें डक्ट होता है उनको क्या, कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बस ये याद रखना है। उसके बाद पूरा एक बार देख लो, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड दो टाइप, ब्लड में क्या क्या, पहले लिम्फ छोटा सा वो देख लेते हैं। लिम्फ किन किन चीज़ों का बना होता है? एक प्लाज्मा, एक ल्यूकोसाइट्स। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? लिम्फ जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये डॉक्टर है हमारा बॉडी का, कि सेल्स और सेल्स के बीच में कभी कुछ एक्स्ट्रा बाहर से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया या कोई डैमेजिंग वाला चीज़ आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो हम लोग कैसे पता लगेगा? सेल और सेल के बीच में कहीं कुछ आ गया है, कैसे साफ करेंगे? ऑपरेशन थोड़ी करेंगे हर एक चीज़ के लिए। तो ये उसको ठीक कर देता है, उन्हीं के बीच में बह रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड्स में ये एलिमेंट्स क्या क्या होता है? एक तो ब्लड कॉर्पसेल्स यानी WBCs, RBCs, ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये 4 चीज़ों का हमारा ब्लड बना होता है। उसमें से जो WBCs है, और हम बच्चों में क्या पढ़ते थे? एक मार्क्स में पढ़ते थे, सभी का एक फंक्शन बताओ। तो RBC का क्या फंक्शन लिखते थे कि RBCs में इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और पूरी बॉडी में उसी रूप में वो ट्रांसपोर्ट होता है। WBC का क्या फंक्शन पढ़ते थे? इट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन जर्म्स, बाहर से कुछ घुसने की हमारी बॉडी में कोशिश कर रहा है तो उससे फाइट करने में हेल्प करता है WBC, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मेनली। प्लेटलेट्स के बारे में क्या पढ़ते थे? प्लेटलेट्स जो होता है ये क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। कहीं से खून निकल रहा है और बाद में खून का थक्का या क्लॉट बन जाता है, उसके लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब सिर्फ ये नहीं पढ़ोगे, प्लेटलेट्स पहले हम इतना बोल देते थे कि हाँ भाई प्लेटलेट्स जो है ये क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, पर अकेला ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब तुम्हें 11th में पता होना चाहिए, इसके लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम भी होना चाहिए, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, और उसके बाद सीजन प्रोटीन, ये सब चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होता है।
क्लॉट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद WBCs में एक है ग्रैनुलोसाइट, एक है बिना ग्रैनुलोसाइट। बिना ग्रैनुलोसाइट मतलब ए ग्रैनुलोसाइट, तो नाम से पता लग रहा है ग्रैनुलोसाइट में मतलब ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते होंगे। और इसमें 3 चीज़ें हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैं नहीं बोल पाता इओसिनोफिल्स, तो इसकी जगह मैं क्या बोल देता हूँ, इसका एक और नाम होता है एसिडोफिल्स, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, इओसिनोफिल्स भी है और एसिडोफिल्स भी कहते हैं। एसिड वाला फिल्स न्यूट्रोलोफिल्स नाम से पता लगता है, न्यूट्रल। और उसके बाद बेसोफिल्स और एक ग्रैनुलोसाइट, 2 और चीज़ होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। कनेक्टिव टिश्यू देखो क्या होता है, 2 तरह का होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में एक होता है ढीला ढीला सा लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है डेंस, आपस में जुड़े जुड़े से रहेंगे, पास पास से रहेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। और लूज कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल तुमको याद करना पड़ेगा, एरियुलर टिश्यू या एडिपोज टिश्यू। एडिपोज जहाँ फैट आ गया वहाँ एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल अगर कोई बोलेगा तो कौन सा होगा, एक होगा डेंस रेगुलर जिसमें टेंडन और लिगामेंट्स आ जाते हैं, और एक होगा डेंस इररेगुलर। टेंडन और लिगामेंट्स ये होता क्या चीज़ है, देखो एक पार्ट और दूसरा पार्ट, या ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जो जुड़े हुए हैं किससे जुड़ते हैं, लिगामेंट्स। और ऊपर क्या है मसल्स, नीचे क्या है बोन, ये दोनों आपस में चिपके रहते हैं, वो किससे जुड़े रहते हैं, टेंडन से। तो टेंडन जो है वो अटैच करता है मसल को बोन से, और लिगामेंट जो होता है एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की। तो स्केलेटल टिश्यूज 2 एग्जांपल है, एक है बोन और एक है कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में एक ब्लड आ जाएगा और एक लिम्फ। ब्लड पता ही है बॉडी में कितना होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी में चाहे बॉडी कैसी भी हो, हर बॉडी में ब्लड कितना होता है, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है, याद रखो, ठीक है, 5 to 6 लीटर। अब एक एक के बारे में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। एरियुलर टिश्यूज ये भी हल्के हल्के वाले हैं, ये हमारे स्किन के ठीक नीचे बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, और इसमें फिब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होता है जो बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है, और मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये एक तरह से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एपिथेलियम प्लेट शेप देता है, ठीक है। कौन, एरियुलर टिश्यू। उसके बाद एडिपोज टिश्यू के बारे में कोई पूछे, ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, फैट स्टोर करता है। तो फैट स्टोर करने का काम कौन से टिश्यूज का है, एडिपोज टिश्यू का है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर्स और फिब्रोप्लास्ट ये आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड है। इसमें दो टाइप के थे, पहला कौन सा था, डेंस रेगुलर, और दूसरा कौन सा था, डेंस इररेगुलर। तो डेंस रेगुलर में कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, और एक कोलेजन फाइबर फिर दूसरा कोलेजन फाइबर, ठीक है। और टेंडेंस अटैच्ड होता है स्केलेटल मसल टू बोन। टेंडेंस पता लग गया, मसल से बोन अटैच करने में, वो कैसा है, एक तरह का डेंस रेगुलर है। और डेंस इररेगुलर उसमें भी कोलेजन फाइबर्स होता है, लेकिन साथ में फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टिलेज और बोन, जिसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में हम पढ़ते हैं। तो इसमें कार्टिलेज जो होता है किन किन चीज़ों का बना होता है, पहले तो क्या पढ़ते थे बचपन में, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, तो बोलते थे एक ईयर में, एक यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। पर अब क्या पढ़ोगे, अब उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास, कि जो कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रियोसाइट्स का बनता है और कोलेजन फाइबर्स का बनता है। दूसरा, इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है उसके वो सॉलिड होता है, और ये कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो तो याद रखना ही रखना है, एक नोज़ में, एक आउटर ईयर में, मतलब जहाँ जहाँ हम बॉडी में पियर्सिंग कर सकते हैं और ज़्यादा दर्द नहीं होता, वो वाला पोर्शन में क्या होता है, हमारे कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसके बाद बोन्स में, बोन्स किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम, सॉल्ट और कोलेजन फाइबर। और कोलेजन फाइबर्स का नाम क्या होता है, ओस्टियोसाइट।
इसलिए स्टडी ऑफ बोन अगर कोई पूछता है कि जो बोन्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो हम उसे कहते हैं ओस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज ओस्टियोलॉजी। अच्छा, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है, कोई बता सकता है? पूछ लेते हैं कई बार। इस साल नहीं 2 साल पहले जो एयरफोर्स का पेपर हुआ था टेक्निकल का, और उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, बोन मैरो जो है, कुछ बोन्स होता है, ब्लड सेल्स अगर कोई पूछेगा हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स कहाँ बनता है, बोन मैरो। देखा है किसी ने बोन मैरो? हमारे बॉडी के किस पोर्शन में मिलता है बोन मैरो? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड कहाँ बनता है। तो हम एडल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी बॉडीज में कहाँ बनता है, बोन मैरो में। और जब बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी में ब्लड बनता होगा, उसमें ब्लड कहाँ बनता है, स्प्लीन में, SPLEEN, स्प्लीन में बनता है जो बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट। और एडल्ट्स में बोन मैरो में। बोन मैरो मैं भी 11th-12th में था तो पढ़ लेता था, हाँ बोन मैरो। लेकिन अगर कोई पूछ दे कहाँ है बॉडी में बोन मैरो, तो पता ही नहीं कहाँ है बोन मैरो। बहुत जगह है, देखा होगा बड़ा कुत्ते वाला शो देखा होगा, मिकी माउस वाला, कुत्ते वाली हड्डी देखी होगी, कोने कोने वाला पोर्शन देखा होगा, वो बोन मैरो कहलाता है। तो बहुत जगह है हमारी बॉडी में, ये वाला पोर्शन तोड़ के हड्डी निकलेगी तो इधर कोने में, इधर कोने में, इधर वाली हड्डी टूटेगी तो ये कोने में, ये कोने में, ये वाली टूटेगी तो ये कोने में, ये कोने में, तो कोने के वाला पोर्शन उसे बोन मैरो कहा जाता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है। अब मस्कुलर टिश्यूज में देखो, मस्कुलर टिश्यूज 3 तरह के मसल्स का बना हुआ है। सेम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 8, अगर वो पढ़ा होता तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। सेम मतलब कहते हैं ना डिट्टो, सारा का सारा वही चीज़ हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार, ठीक है। स्केलेटल मसल, बीच में स्मूथ मसल, कोने में कार्डियक नाम से ही पता लग रहा है किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, हार्ट मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्केलेटल मसल जो होता है स्ट्राइटेड होता है। स्ट्राइटेड मतलब उसका फोटो बुक में बना होगा, देखोगे उसमें जैसे स्ट्रिप वाली धारी वाली जो शर्ट होती है, तो वैसे ही हमारी हड्डियों में भी ऐसी स्ट्राइशन होती है। तो स्ट्राइशन होगा, उसको बोल देते हैं स्ट्राइटेड है स्केलेटल मसल। और जो स्मूथ मसल्स है ये नॉन स्ट्राइटेड होता है, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसी धारीदार कुछ भी चीज़ नहीं बनी होती है। और कार्डियक वाली जो होती है ये स्ट्राइटेड होती है, और ये इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होता है कम्युनिकेशंस के लिए इसमें, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, ब्रांच। बिल्कुल सही पढ़े थे, वो भी अगला वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद स्केलेटल मसल्स जो होता है वो स्केलेटल बोन्स आपस में क्लोजली अटैच्ड होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होता है ये वॉल बनाते हैं, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके वॉल्स इन्हीं के बने होते हैं स्मूथ मसल्स के, जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के मसल्स किसके बने होते हैं, स्मूथ मसल्स के। और कार्डियक मसल्स ये हमारे हार्ट के वॉल्स में पाया जाएगा। स्केलेटल मसल्स जो होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स के बने होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब अलग अलग तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। स्मूथ मसल्स जो होता है ये स्पिंडल लाइक होता है, इसका शेप देखना ऐसे एस टाइप का दिखेगा, है ना। स्मूथ मसल स्पिंडल लाइक यूनी न्यूक्लिएटेड फाइबर होता है, मतलब इस सेल के बीच में एक ही न्यूक्लियस होता है और एक ही टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा, चाहे कोई सा भी स्मूथ मसल्स उठा लो। कार्डियक मसल्स में होता है शॉर्ट होता है, ये छोटा सिलेंड्रिकल होता है शेप में, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड फाइबर प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं बड़ा न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यूज में न्यूरॉन्स जो है फंक्शनल यूनिट है, ये एक्साइटेबल सेल्स में प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूरोजिला सेल्स जो है ये हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो है हमारा न्यूरल टिश्यूज का वो बनाता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स वाले कहाँ होते हैं सेल्स, ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स वाले। उसके बाद अब बात करते हैं कॉकरोच का। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो इसलिए मुझे पता लगा था अमेरिका की देन है हमारे देश में ये कॉकरोच, है ना। उसके बाद किस फाइलम का है ये कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा,
क्लास कौन सा है, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा। बॉडी कवर्ड होता है एक लेयर से, उसको वो किस चीज़ का बना होता है, काइटिन, तो इसलिए बोलते हैं काइटिनस लेयर। ठीक है, काइटिनस लेयर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉकरोच को पकड़ना और उसके पंख देखा होगा ऊपर ऊपर जैसा दिखता है, वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन टिश्यूज का बना होता है वो। उसके बाद हार्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है हड्डी इसकी बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर साइड में जो है हल्की हल्की सी वो प्रेजेंट होती है। ओमनीवोरस है, सब कुछ खा लेता है। सबसे फेवरेट खाना क्या है कॉकरोच का, तेल, इसलिए इसको बोला जाता है तेल ऑयल, सरसों का तेल, इसीलिए इसको बोला जाता है तेल चट्टा। ठीक है, तेल चट्टा भी कहा जाता है कॉकरोच को। अच्छा, उसके बाद बेटा हार्ड प्लेट्स जो इसमें प्रेजेंट होता है कॉकरोच की बॉडी में, उसको बोला जाता है स्क्लेराइड्स। 3 पार्ट है कॉकरोच का, जैसे हमारा है वैसे ही कॉकरोच का भी है 3 पार्ट। सबसे ऊपर क्या होता है हमारे, हेड, नीचे वाला पोर्शन थोरेक्स, और एकदम नीचे नहीं थोरेक्स, ये गला वाला पोर्शन थोरेक्स, और ये वाला पोर्शन एब्डोमेन। तो ये 3 पार्ट ही होता है। हमारे में तो लेग्स भी होता है, इनमें वो ऐसा कुछ नहीं है। पूरा बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा पार्ट, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज्ड होते हैं, और इसमें पेयर ऑफ, अगर ऊपर देखोगे एक एंटीना भी नजर आएगा जिसको सुन के पता लगाता है कहाँ पे फूड है, कहाँ मुझे पहुँचना है, और ये पहुँच भी जाता है। आइज़ जो है इनकी कैसे होती है, सामने सामने, जो सामने सामने आइज़ होती है उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड आइज़। ठीक है, कंपाउंड आइज़। माउथ जो होता है पार्ट, उसमें क्या होता है, एक अपर लिप जिसको लेब्रम कहते हैं, और उसके बाद अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद अ पेयर ऑफ मैक्सिले भी प्रेजेंट होता है, और लोअर लिप को क्या कहा जाता है, लेबियम। अपर लिप को क्या कहते हैं, अपर लिप को लेब्रम, और लोअर लिप को लेबियम। और उसके बाद एक टंग जैसा चीज भी होता है, लेकिन वो टंग नहीं है, उसको बोला जाता है हाइफेरिंग्स। ठीक है, हाइफेरिंग्स भी कहा जाता है। तो हाइफेरिंग्स इज अ काइंड ऑफ टंग। अब बात करते हैं, ये पहला पार्ट था बेटा, हेड में ये सारी चीजें मिलेंगी, तो डायग्राम बनाया होगा बुक में कॉकरोच का, तो हेड में ये सारे पोर्शन तुमको मिल जाएंगे। है उसकी क्या बोल, थोरेक्स में 3 सेगमेंट प्रेजेंट होता है। 3 सेगमेंट कौन कौन सा है, 3 हिस्से। पहला प्रोथोरेक्स, फिर बीच वाला मेसोथोरेक्स, और लास्ट वाला कौन सा है, मेटाथोरेक्स, यानी प्रो, मीजो, मेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है, यानी टोटल 4 विंग्स हो गए इसके। आगे वाले विंग्स उसको क्या बोलते हैं, टेगमिना या मेसोथोरेसिक। हेड विंग्स, हिंड विंग्स यानी पीछे वाले विंग्स। ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, या हम बोल सकते हैं मेटाथोरेसिक होता है। मेटाथोरेसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन मेटा है ना, उसमें लगा हुआ है विंग्स, इसलिए उसको बोलते हैं मेटाथोरेसिक या हिंड वाले विंग्स। 3 पेयर ऑफ टांगे हैं बेटा थोरेसिक सेगमेंट में, 1 पेयर हर थोरेसिक सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पेट के बारे में बात करें, इसका पूरा पेट जो होता है उसमें 10 सेगमेंट्स होता है। ठीक है, पूरा पेट यानी एब्डोमेन, 3rd पार्ट है कॉकरोच का, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन कितना पार्ट्स है, 10 पार्ट्स। ठीक है, या 10 सेगमेंट्स भी बोल सकते हो। उसमें एक पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेड होता है, और पीछे जहाँ से वेस्ट निकालता है उसको बोला जाता है एनल सेर्सी। ठीक है, एनल सेर्सी। ओके, ये दोनों ही सेक्सेस में पाया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। अनजॉइंट एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है इसमें मेल्स में, और सिर्फ 7th सेगमेंट जो होता है देखोगे तो वो बोर्ड शेप का बना होगा, 7th वाला सेगमेंट। इसमें एक एनस भी होता है और एक जेनिटल अपर्चर भी होता है पीछे के साइड में। जेनिटल अपर्चर इसके आसपास जेनिटालिया से घिरा रहता है, जिसको कहा जाता है गोनापोफाइसिस। ठीक है, गोनापोफाइसिस कहा जाता है, या अगर गोनापोफाइसिस नहीं याद हो रहा तो क्या याद कर सकते हो, फेलोमेरे, फेलोमेरे भी कहा जाता है।
ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मान लो तुमने कॉकरोच पकड़ा घर में और मम्मी ने पूछ दिया बेटा मेल है या फीमेल, तो बताना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो फिर तुम्हें पहचानोगे कैसे, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। अगर तुमने उसको पकड़ लिया है, हमारे टीचर्स दे देते थे, तो पता करके लाओ घर में जो तुम्हारे कॉकरोच है। तो मैं बोला तो मैं सब मेरे घर में तो है ही नहीं कॉकरोच, ठीक है, मुझे डिफरेंस बताना पड़ता है ना। तो मेल कॉकरोच का जो बड़ा पेट होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा भी होता है और नैरो भी होता है। लेकिन जो फीमेल का पेट है या एब्डोमेन है वो छोटा होता है और चौड़ा होता है। तो जो चौड़े चौड़े से कॉकरोच दिखते हैं वो फीमेल है, और जो पतले पतले से दिखते हैं वो मेल है। याद रखना, पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल कॉकरोच में 9 के 9 स्टर्ना जो है वो आंखों से हमें दिख जाता है। लेकिन अगर वो फीमेल कॉकरोच है तो 7 स्टर्ना विजिबल होगा, सिर्फ 7 स्टर्ना, क्योंकि फ्यूज्ड हो जुड़ जाता है लास्ट वाले 8th और 9th वाले के साथ, तो वो विजिबल हो जाएगा। जबकि मेल में सारे के सारे स्टर्ना दिखेंगे, ऊपर पंख पुंख नहीं दिखेंगे, पूरा का पूरा ऊपर में देख के बता सकते हो अच्छा ये सेगमेंट ये सेगमेंट ये सेगमेंट। फीमेल में नहीं बता पाओगे, पंख से छुपे रहते हैं थोड़े से, सिर्फ 7th 8th 9th वाले स्टर्ना विजिबल हो पाते हैं, बाकी सब छुपे होते हैं पंख से। मेल में बेटा एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, बेशर्म होते हैं ये, इनका एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, दिख जाता है। लेकिन फीमेल में एनल स्टाइल होता ही नहीं, एब्सेंट होता है, ढूंढ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ जो इंटरनल बॉडी का ऑर्गन्स के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। इसकी बेस्ट बुक कौन सी है, अगर कोई MBBS की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए एनाटॉमी की सबसे बेस्ट बुक है, जिसके ऑथर है गाइटन, ठीक है। तो गाइटन का अगर तुमने पढ़ लिया है तो तुम्हें दुनिया में किसी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश, और फॉरेन ऑथर है। फॉरेन ऑथर का जो बुक है काफ़ी महंगी है, और इंडियन हम लोग बहुत तेज़ है, हमने जुगाड़ लगाया है, हमने सारा कुछ A to Z सेम लिखा हुआ है, बस पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन हमें तो मटीरियल से मतलब है पढ़ने के लिए। तो गाइटन की बुक दोनों वर्जन में अवेलेबल है मार्केट में। कहाँ से मिलेगी, किसी भी बुक से नहीं मिलेगी, किसी भी बुक शॉप से नहीं मिलेगी, सेक्टर 17 में सिटी बुक शॉप सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल के बारे में। तो इसमें क्या होता है एलिमेंट्री कैनल, तो ये पूरी बॉडी डिवाइडेड होती है, नीचे वाला पोर्शन एलिमेंट्री कैनल, फॉरगट, मिडगट और नीचे वाला गट मतलब हिंडगट, माउथ, फिर नीचे फैरिंग्स, फिर ईसोफेगस में आया फूड, फिर कहाँ गया, क्रॉप में गया। कॉकरोच खा के स्टोर करके हम पेट में रखते हैं, वो कहाँ रखता है, क्रॉप में। क्रॉप में वो स्टोर करके रखता है फूड को। फिर गिजर्ड, गिजर्ड में जब फूड जाता है तो वहाँ ग्राइंडिंग होती है फूड की। उसके बाद हिपैटिक सीके, ये वो जंक्शन है फॉर और मिडगट, दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक सीके, हिपैटिक सीके। यहाँ सिक्रीट होता है डाइजेस्टिव जूस, फिर वो फूड डाइजेस्ट होता है, फिर हिंडगट में पहुँचता है। हिंडगट में कौन कौन सा पोर्शन होता है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम और लास्ट में एनस। बस कॉकरोच का ये सारा पोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं, किस पोर्शन में रहता है, हिंडगट, ठीक है। ये रखो कॉकरोच, ऊपर वाला हेड है, फिर नीचे ग्लैंडुलर पोर्शन, फिर स्लाइवरी रिजर्वायर, फिर ईसोफेगस, फिर नीचे दिख रहा है ये क्रॉप है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद ये गिजर्ड, धागा धागा से जो लग रहा है, फिर ये वाला जो पोर्शन है ये कहता है हिपैटिक सीके, फिर ये नीचे वाला ये है मिडगट, फिर यहाँ पहुँच जाओगे तो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। ये एक्सक्रीशन अगर कोई बोलेगा किसके थ्रू होता है कॉकरोच में, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीट करता है। और फिर ये नीचे, उसके नीचे इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनल था कॉकरोच का। तो उसके बाद है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप का होता है, इसमें बॉडी में नसों में नहीं बहता खून, इनके बॉडी के बाहर बाहर बहता है। विसरल ऑर्गन जो होता है वो डूबा हुआ होता है हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ यानी कलरलेस प्लाज्मा है और हीमोसाइट है। कॉकरोच जब तुम मारोगे कभी तो तुम्हें खून नहीं देखने को मिलेगा, वाइट वाइट सा दिखेगा। वो वाइट वाइट सा ये चीज़ है, क्या चीज़ है, कलरलेस प्लाज्मा है और हीमोसाइट। जो वाइट वाइट सा मारते हैं तो निकलता है वो ये चीज़ है।
कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसेल्स, ठीक है। उसके बाद इनका जो हार्ट है, दिल इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब का बना होता है और इसमें एक फनल शेप का चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसमें ओस्टिया दोनों साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड जो होता है इन साइनसेस में एंटर करता है हार्ट में इन ओस्टिया के थ्रू। ओस्टिया समझ लो छोटी सी ट्यूब सी है, उसके थ्रू। जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे में होता है सुपीरियर वेना कावा और एक चीज़ होता है, क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा और दूसरा क्या था, एक और एओर्टा। एओर्टा, इनमें ये सब चीज़ें नहीं होती, इनमें ये होता है साइनस, ठीक है। ब्लड इनका कलरलेस है क्योंकि उनको क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया जो कि ओपन होता है 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स के थ्रू। स्पाइरिकल्स रेगुलेट होता है, स्फिंक्टर्स लगे रहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवर्ड होता है डायरेक्टली इनके सेल्स में, जो भी ये लेते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन के बारे में बात करें, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात करें, है फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए ना। हमें जैसे हमारी बॉडी अपने आप को टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है, मान लो धूप में जाओगे, गर्मी लगेगी, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो जल सकते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट करना शुरू कर देती है ताकि हमारी बॉडी थोड़ी ठंडी हो जाए। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, उसी को बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है एक्सक्रीशन, और यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी ये बता देता हूँ सब क्या चीज़ होता है। देखो क्या होता है, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। हम यानी ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल्स, हम लोग कौन है, हम लोग हैं यूरियोटेलिक, यानी हमारा जो वेस्ट है उसमें क्या होता है, किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, यूरिया का, इसलिए हमारा नाम क्या हो गया, यूरियोटेलिक। बर्ड का पॉटी देखा होगा, वाइट कलर का होता है, क्यों होता है, कॉकरोच का भी वाइट होता है, इनके अंदर होता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो होता है इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक। और एक थर्ड कौन से बचे, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जानते हो ना क्या होता है, जो लैंड पे और वाटर में दोनों जगह पाए जाएंगे। तो सक्षम एक पानी की बोतल लाओ बेटा। तो उसके बाद उस एम्फीबियंस जो है उनका वेस्ट में क्या होता है, अमोनिया, NH3, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, ठीक है। तो एम्फीबियंस कौन है, कहीं लिख लो, सुन रहे हो बैठे बैठे। एम्फीबियंस अमोनोटेलिक, ह्यूमन बींग्स यूरियोटेलिक, UREO, और बर्ड्स या इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक, URICOTEL। छोड़ दो बेटा, ठीक है बेटा। कॉकरोच में ब्रेन होता है कि नहीं होता है, होता ही होगा, बहुत चंट होते हैं, ढूंढने जाओ मिलेगा ही नहीं, भाग जाएंगे सब इधर उधर, है ना, नहीं काटता नहीं। चलो नर्वस सिस्टम के बारे में भी सुन लो, दिल दिमाग के बारे में सुन लो, दिल के बारे में हो गया, एक्सक्रीशन के बारे में हो गया, ब्लड के बारे में हो गया। नर्वस सिस्टम में बड़ा सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है और उसके पेयर्स प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडिनली वेंट्रल साइड में, वेंट्रल मतलब आगे के साइड में, ठीक है, डॉर्सल मतलब पीछे के साइड, वेंट्रल मतलब आगे के साइड में, तो आगे के साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होते हैं, थोरैक्स वाला ऊपर पोर्शन में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन रिप्रेजेंट हो, जो ब्रेन होता है कॉकरोच का, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, सुप्रा ईसोफिगल गैंग्लियन, ठीक है। और हर आईज कंसिस्ट ऑफ ए 200 हेक्सागोनल ओमैटिडिया, ये आई के सेल से इतने सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 200 हेक्सागोनल शेप, पता है ना हेक्सागोनल को, उसी शेप का ओमैटिडिया प्रेजेंट होता है उसकी आंखों पे, इसलिए बहुत चंट होते हैं, कहीं से भी वो देख लेते हैं, भाग जाते हैं, इसीलिए, ठीक है।
अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें कॉकरोच का, तो ध्यान दो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होगा कॉकरोच में? अगर तुम टेस्टिस ढूंढना चाहोगे तो कॉकरोच के किस सेगमेंट पे उसका टेस्टिस मिलेगा? 4 से लेके 6 सेगमेंट पे वहाँ टेस्टिस मिलेगा। वहीं पे तुम्हें फिर वास्ट डिफरेंस भी दिखेगा, इजैकुलेटरी डक्ट भी दिखेगा और मेल गोनोफोर्स भी मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा याद रखना पड़ता है, सब केएमटी नीट में आ जाता है ये सब, है ना, कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका जेनिटल ट्रैक्ट, वो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ग्लैंड जो होता है वो सेमिनल वेसल्स, इसमें क्या होता है, सेमिनल वेसल्स में जो मेल्स में होता है वही इसमें भी होता है। स्टोर होता है स्पर्म्स, मशरूम शेप्ड का ग्लैंड होता है। और कहाँ ये ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? 6th 7th सेगमेंट पे, ये वही मिलेगा, या तो 6th पे या 7th पे, ये दोनों के बीच में उतने एरिया पे ही ढूंढोगे ग्लैंड्स को अगर ढूंढना होगा तो। ठीक है, अब हम फीमेल के बारे में बात करते हैं कॉकरोच में। तो पेयर ऑफ ओवरीज होता है, इसमें 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। कितने होते हैं? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल में। फिर ओविडक्ट, फिर वो जाके कहाँ खुलेगा? जेनिटल चैम्बर में खुलेगा। स्पर्म फिर ट्रांसफर होगा स्पर्मेटोफोर्स के द्वारा, फीमेल प्रोड्यूस करता है 9 से 10 ओथिका, अंडे समझ लो, ओथिका। ठीक है, कॉकरोच किसे बोलते हैं? ओथिका। और फिर फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो अपने ऊपर एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और उसको क्या बोला जाता है? ओथिका। इसमें 14 to 16 एग्स होते हैं ऑन एन एवरेज, मतलब एक कॉकरोच एक बार में कम से कम 14 से 16 अंडे देता है। इसलिए अगर घर में 2 कॉकरोच भी आ गए हैं तो इनकी जनसंख्या बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाती है। मारने के लिए इस्तेमाल करें जेल, इंजेक्शन वाला, उससे फिर आते ही नहीं है। मुक्त भोगी इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पोरो मेटाबुलस इनकम्प्लीटेड मेटामॉर्फोसिस होता है। छोड़ दो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब पता है जब बॉडी में ऑल ऑफ ए सडन चेंज आता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये वर्ड तुमने कभी पढ़ा है जिंदगी में? मेटामॉर्फोसिस पढ़ा विद्या? विद्या कभी पढ़ा है? कभी मेटामॉर्फोसिस सुना है? तो सुना सुना सा लग रहा है सिमरत, सुना है? खुशी गलत? मेटामॉर्फोसिस तुमने भी सुना है? हाँ भाई सच्चा नहीं सुना? अरे मारेंगे, याद दिला देता हूँ मैं। क्लास 8 में अभी सुना है, 7th में भी सुना है। फ्रॉग बॉडी में जो लार्वा से ड्रास्टिक चेंज होता है और अचानक से फिर वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता था मेटामॉर्फोसिस। और उसमें ये चीज़ भी था जो तुम्हें याद रहना चाहिए, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार, है ना, एमसीक्यूज के फॉर्म में। उसके बाद ये देखो, निम्फ, यानी जब छोटा कॉकरोच होता है उसको बोलते हैं निम्फ। फिर वो ग्रो हो जाता है और लगभग 13 टाइम्स बड़ा हो जाता है और एक एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। अब इंटरेक्शन विद द मैन, पेस्ट एज डिस्ट्रॉयड फूड एंड कंटामिनेट, हमारा फूड गंदा कर देता है, कंटामिनेट कर देता है और ये वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज भी ट्रांसफर कर सकता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ठीक है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको जरूर देख लेना।